नमस्कार, मेरा नाम है नील और दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आपका फिर से स्वागत है। आज का संपादकीय इंडियन एक्सप्रेस अखबार से काउंटिंग द पुअर लिखा है मदन सबनवीस साहब ने। जब मैंने उनका उपनाम पढ़ा मुझे मिडिवल हिस्ट्री का एक वर्ड याद आया, वाक्यानविस। अगर आपको ध्यान हो, वाक्यानविस कौन हुआ करते थे? नवीस जो लिखते थे वाक्यों को जो मुगल कोर्ट में घट रहे होते थे। इसी बहाने मिडिवल हिस्ट्री का एक टर्म हमें याद आया। बेसिकली मुगल कोर्ट में क्या क्या घट रहा है, बादशाह के जीवन में क्या क्या घट रहा है, उसके पूरे ब्यौरे ये मेंटेन करते थे। उनको कहा जाता था वाकया नवीस। बहरहाल मदन सबनवीस साहब ने लिखा है, जो कि एक किताब के लेखक हैं, लॉकडाउन और इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन, और बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकोनॉमिस्ट भी हैं। क्यों लिखा गया है ये संपादकीय, या किस बात की ओर इशारा करता है संपादकीय? काउंटिंग द पुअर नाम से आप समझ ही गए होंगे कि गरीबों की गिनती कितनी है भारत देश में, इसकी चर्चा कर रहा है। ये चर्चा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, इस पर हम आएंगे खासतौर पे, क्योंकि हमारा अनुमान तो ये है कि एक देश में जिसका एक पूरा सिस्टम है स्टैटिस्टिक्स मेंटेन करने का, वहां पर ये मुश्किल बात तो होनी नहीं चाहिए कि इस पर संपादकीय लिखें। लेकिन हम देखेंगे कि कितने अलग अलग तरीके हैं जो दुनिया में अख्तियार किए जाते हैं गरीबों को गिनने के लिए। उन तरीकों के अपने क्या फायदे हैं, उन तरीकों की क्या कमियां हैं, कौन सा तरीका सबनवीस साहब कहते हैं कि हमें अपनाना चाहिए, और गरीबों की गिनती के बाद सरकार को इसके लिए क्या कदम उठाना चाहिए, इस पर यह संपादकीय है। तो हाल ही में ग्लोबल हंगर रिपोर्ट आई, जिसका जिक्र मदन सबनवीस साहब शुरुआत में ही करते हैं संपादकीय के। उस ग्लोबल हंगर रिपोर्ट में 121 देशों में से भारत की स्थिति बहुत ही खराब बताई गई। हालांकि उस पर एक अलग चर्चा भी शुरू हुई कि वो ग्लोबल हंगर रिपोर्ट के जो पैमाने हैं उनमें कितनी कमियां हैं या किस प्रकार की कमियां हैं, किन पैमानों को वो मानते हैं, उसको वो भारत जैसे बड़े देश में जहां पर 135 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं वहां पर वो गिनती करते कैसे हैं। इस तरह की कमियों पर बात हुई, वो एक अलग विषय है। लेकिन इस समस्या से तो कोई इंकार नहीं कर सकता कि भारत में भूख आज भी 21वीं शताब्दी के दहाई शतक में भी एक समस्या बनी हुई है। तो जब ये समस्या है तो बात इस पर उठती है कि वो भारत जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से है, और जहां पर तमाम विषयों पर भारत की सराहना होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे तकनीक का मामला हो, चाहे तकनीक में नवाचार का मामला हो। एक जिक्र करते हैं सबनवीस साहब यूपीआई का। भारत के पेमेंट सिस्टम को दुनिया के सबसे बेहतरीन पेमेंट सिस्टम्स में से गिना जाता है। ये सबसे बेहतरीन भी की बजाय सबसे बेहतर भी कहा जा सकता है यूपीआई को, जिसको हम अब कई देशों को ये प्लेटफॉर्म मुहैया करा रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए भारत एक आकर्षक देश है, और भारत एक कॉन्फिडेंट देश भी है जो कई मामलों पर दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियों के सामने अपनी स्वतंत्र राय रखता है, और कई दुनिया के मुल्क भारत को बहुत आशा की निगाह से देखते हैं। तो ऐसे महाशक्ति बनते देश में भूख की समस्या आज भी कैसे बनी हुई है, इस पर सोचना चाहिए, मदन सबनवीस साहब कहते हैं। सोचने के अलावा हमें यह भी इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए कि भारत में असल में गरीब है कौन। क्योंकि ये कंसेप्ट जो है ये बहुत विकराल कंसेप्ट है। गरीबी ये शब्द बहुत छोटा है, लेकिन ना सिर्फ ये दशा भयावह होती है, इसको एग्जैक्टली डिफाइन कर पाना भी बहुत आसान नहीं होता। एक समय था जब कैलोरी इनटेक, कैलोरी हम जानते हैं कि हम जो भी खाद्य पदार्थ खाते हैं उससे कितनी ऊर्जा मिलती है, इसको हम कैलोरीज में गिनते हैं। तो कैलोरी को मापक माना जाता था, मानक माना जाता था इस बात के लिए कि इतनी कैलोरी से कम अगर किसी व्यक्ति को मिल रही है तो उसको गरीब माना जाए। उदाहरण के तौर पे 2400 कैलोरी का एक वो दिया गया कि 2400 कैलोरी आपके देश में कितने रुपए में खरीदी जा सकती है, इसको पैमाना बना लीजिए। उसके नीचे वाले गरीब, उसके ऊपर वाले अमीर। लेकिन ये बहुत चैलेंजिंग था। चैलेंजिंग तो एक बात तो ये भी हो गई कि 2400 कैलोरी अलग अलग खाद्य पदार्थों में अलग अलग मूल्य में आएगी। जैसे घी से 2400 कैलोरी बनाम आलू से 2400 कैलोरी। एक चैलेंज तो यही हो गया। दूसरा चैलेंज ये हो गया कि लोग केवल कैलोरी पे जिंदा नहीं रहते। अगर आप ये मानते हैं कि लोग केवल रोटी पे जिंदा रहते हैं तो ये किसी की समझ में कमी है। लोग केवल रोटी पे जिंदा नहीं रहते, उनको तमाम चीजें चाहिए एक डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ के लिए।
जैसे कि घर चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, एजुकेशन चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हम समाज के तौर पर समाज के हर इकाई यानी व्यक्ति को एक डिग्निफाइड जीवन मुहैया करा रहे हैं। तो कैलोरी कंसेप्ट भले ही आसान कंसेप्ट था लेकिन वर्केबल नहीं था, हमें ब्रॉडर कंसेप्ट चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक क्या कंसेप्ट यूज करता है कि प्रतिदिन आय कितनी है व्यक्ति की, तो उसने तय किया कि $1.90, अमेरिकी डॉलर की बात की, $1.90 से नीचे वाले लोग प्रति व्यक्ति जो इतना कमा रहे हैं उससे नीचे वाले लोग गरीबी रेखा के नीचे, उससे ऊपर वाले गरीबी रेखा के ऊपर। भारत के लिए बात करें तो आज के हिसाब से लगभग 160 रुपए प्रतिदिन बैठते हैं ये, और अगर हम 4 लोगों की फैमिली मानकर चलें तो रफली 640 रुपए प्रतिदिन या 19,200 रुपए प्रति महीना और 2,30,000 रुपए प्रति साल। अब इसके साथ समस्या ये है कि पूरी दुनिया में इस यार्ड स्टिक को लगा पाना अपने आप में कई समस्याओं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जैसे भारत जैसे देश में हो सकता है कि इतने रुपयों में आप भरपूर सेवाएं अपने लिए मुहैया करा सकें या एटलीस्ट बेसिक लेवल की सुविधाएं 19,200 रुपए महीना में अपने लिए ला पाएं, लेकिन अमेरिका जैसे देश में यह असाध्य हो जाएगा। इसी की ओर सबनवीस साहब ध्यान भी दिलाते हैं। अमेरिका जैसे देश में जहां पे एक बर्गर की औसत कीमत $1.90 है, यानी कि लगभग 150 रुपए है, यहाँ पर $1.90 को गरीबी रेखा का पैमाना मान लेना थोड़ा मुश्किल होगा। तो ऐसे में चाहे कैलोरी का कंसेप्ट हो चाहे इनकम का कंसेप्ट हो, उससे एग्जैक्ट नंबर निकाल पाना पूरी जनसंख्या के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अगेन इसलिए भी क्योंकि पूरी जनसंख्या के लिए आय का पता लगा पाना भी मुश्किल होता है। आप इसको यूं भी समझिए कि इनकम के आधार पर प्रति व्यक्ति जब आय निकाली जाती है तो वो एवरेज हो जाता है कि इस पूरी जनसंख्या में 10 लाख रुपए कमाए जा रहे हैं, 100 लोग हैं तो कम से कम 10 प्रति व्यक्ति 10,000 रुपए आ रहे हैं। लेकिन हो सकता है उस 10 लाख में से एक बड़ा अमाउंट कोई 1, 2 या 10 व्यक्ति ही कमा रहे हो, तो ये एक समस्या आ जाती है। और क्या तरीके थे कि इनकम टैक्स डेटा जिसमें कि पता चल जाए कौन टैक्स दे रहा है, कितना टैक्स दे रहा है। तो जिनको टैक्स से छूट है यानी जो टैक्स नहीं भर रहे, मान लेंगे कि वो उस टैक्स लिमिट से कम पैसा कमा रहे हैं और गरीब हैं। जैसे भारत में 2.5 लाख से नीचे पर आपको कोई आय कर नहीं देना होता, लेकिन इवन 2.5 लाख को भी पुअर की कट ऑफ नहीं मानी जा सकती क्योंकि टैक्स रिटर्न भरने वाले लोगों की संख्या भी बहुत कम है। तो ये डेटा बहुत सीमित जगह से आता है। तो हमने देखा कि कैलोरी, आय, आयकर, ये तमाम चीजें फेल होती हैं। भारत जैसे देश में भी, दुनिया के अलग देशों में भी फेल होती होंगी। भारत के नजरिए से देखें तो जो कारण हमने डिस्कस किए उसके हिसाब से तो फेल होती ही है। तो ऐसे में अब मदन सबनवीस साहब जो बात कह रहे हैं इसको हम थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं कि अगर थोड़ा पुअर के कंसेप्ट को ब्रॉड किया जाए, गरीब कौन है, अगर हम मुल्क के नजरिए से सोचें तो वो लोग हैं जो जरूरतमंद हैं या वल्नरेबल हैं, सोसाइटी का वो वर्ग जो वल्नरेबल हैं। तो फिर हम उस वर्ग को पहचान कर करेंगे क्या, गवर्नमेंट एक्शन को उन पर फोकस कर सकते हैं। पहले पहचानने की बात, जैसे सरकार ने कई नीतियां बनाई, खासतौर पे कोविड पेंडेमिक के दौरान तमाम नीतियां अपनाई गई, जैसे फ्री भोजन, कुछ कैश ट्रांसफर भी किए गए अलग अलग योजनाओं में जिनका हम जिक्र करेंगे। तो कम से कम उसका डेटा सरकार के पास पूरे देश के लिए एक साथ है, तो हमें पता चलता है कि कितने बड़े देश के हिस्से को सरकारी सहायता की आवश्यकता पड़ी या पड़ती रह सकती है अपनी मिनिमम जरूरतों को पूरा करने के लिए। और ध्यान रखिए इसमें भी एजुकेशन और हेल्थ वाले पैरामीटर्स मिस होंगे, लेकिन एक शुरुआत तो है। जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 80 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचा, 800 मिलियन यानी 80 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचा। हम जानते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जिसको 2016 में पहली बार शुरू किया गया, कोविड पेंडेमिक के दौरान इसमें कई चीजें जोड़ी गई, लोगों को परिवारों में जो उनकी महिला सदस्य थी उसको कैश ट्रांसफर भी किए गए, ओल्ड डिसेबल्ड लोगों को भी कैश ट्रांसफर किए गए, खाद्यान्न बांटा गया। ये तमाम योजनाएं पीएम गरीब किसान योजना, गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत की गई। कितने लोगों को फायदा मिला इससे? 80 करोड़ भारतीयों को इससे फायदा मिला। इससे साबित होता है
कि भारत की कुल जनसंख्या जो कि लगभग 135 करोड़ मानी गई है इस लेख में, उसमें से 60% लोगों को सरकारी सपोर्ट की जरूरत पड़ी, और अगर वो सरकारी सहायता नहीं मिली होती तो उनका इस पेंडेमिक को सरवाइव करना मुश्किल होता, थोड़ा दुष्कर होता। इस योजना को दिसंबर 2022 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, जिससे कि हम ये मान सकते हैं कि इस वल्नरेबल पॉपुलेशन की वल्नरेबिलिटी अभी तक बनी हुई है, वो अभी तक कमजोर स्थिति में है। इसमें इस 80 करोड़ की संख्या में वो 136 मिलियन फैमिलीज भी शामिल हैं जिनको मनरेगा के अंतर्गत रोजगार मुहैया कराया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो पीएम किसान योजना जो है उसमें भी 60,000 से 70,000 करोड़ का बजट दिया गया, और हम जानते हैं पीएम किसान योजना जो है इसमें अर्बन पॉपुलेशन तो कवर होती नहीं है, शहरों में रहने वाली पॉपुलेशन तो कवर होती नहीं है। कौन लोग इसमें कवर होते हैं? किसान इसमें कवर होते हैं। पीएम किसान योजना के अंतर्गत कितना पैसा दिया जाता है? 6,000 रुपए 3 इंस्टॉलमेंट में 4-4 महीने के दरमियान 3 बार किसानों के खातों में सीधे डाले जाते हैं। तो सरकार ने इसके लिए 60,000 से 70,000 करोड़ रुपए का बजट रखा। तो यहां पर हम ये मान सकते हैं कि 6,000 रुपए सालाना की जो मदद है वो 110 मिलियन यानी कि 11 करोड़ किसानों को मिली, यानी 44 करोड़ अगर हम परिवार को इसमें जोड़ लें और एक परिवार में 4 लोग मान लें तो 44 करोड़ लोगों तक ये मदद पहुंची, जो कि 1/3 ऑफ पॉपुलेशन हो जाता है अगर हम भारत की जनसंख्या को मान के चले। और इसमें नॉन फार्मिंग क्लास शामिल नहीं है और ना ही अर्बन जो शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं वो शामिल है। तो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स की हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? आपके मन में हो सकता है सवाल आया हो, तब नबी साहब अब इसकी चर्चा करते हैं। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट प्रोग्राम्स की हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं इस डेटा के लिए क्योंकि गवर्नमेंट प्रोग्राम्स बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड होते हैं, और खास तौर पे 2014 के बाद से या आधार ट्रिनिटी जो जनधन आधार ट्रिनिटी आई, अकाउंट खुल गए, मोबाइल हो गया और आधार कार्ड हो गया, इस ट्रिनिटी का इस्तेमाल करके हालिया वर्षों में टेक्नोलॉजी की मदद बढ़ी है सरकार के हाथों में, जिसके थ्रू वो टारगेटेड डिलीवरी यानी जिसको सहायता की आवश्यकता है उस तक सहायता पहुंचा पा रही है, जिससे लीकेज में कमी आई है। तो इस सब के आधार पे हम जाएं तो हमने कहा कि हमने तमाम आंकड़े देखे, पीएम गरीब कल्याण योजना के भी आंकड़े देखे, पीएम किसान के भी आंकड़े देखे, तो लगभग 30 से 60% जो भारतीयों की जनसंख्या है वो किसी न किसी फॉर्म में कमजोर है, उसको सरकारी मदद की आवश्यकता है। इसमें अगर आप 60% वाले एंड पर जाएं तो आप पाएंगे कि ये थोड़ा टाइम स्पेसिफिक है, हो सकता है कोविड महामारी की वजह से ये संख्या ज्यादा बढ़ी हो। तो ये अपर एंड है, ये लोअर एंड है। इतने तो मान लीजिए कि न्यूनतम गरीब कौन होगा यहाँ पे? जिनको सरकारी सहायता की आवश्यकता है एक ठीक ठाक डिग्निफाइड जीवन यापन के लिए। तो कम से कम 30% से लेकर 60% तक भारतीयों की जनसंख्या है। हमने इस कंक्लूजन को पा लिया। अब क्या करें? तो ऐसे में अब हम कंक्लूजन की तरफ आ गए हैं कि ऐसे में सरकार को लोक कल्याणकारी राज्य के स्वप्न को अमली जामा पहनाने के लिए और कोशिशें करनी पड़ेंगी। हम जानते हैं वेलफेयर कंसेप्ट, वेलफेयर स्टेट जो है, लोक कल्याणकारी राज्य, लोकहितकारी राज्य जिसको कहते हैं, इसका कंसेप्ट बहुत पुराना है। अशोका के धम्म में भी इस बात का जिक्र है, अशोका के इंस्क्रिप्शंस में भी इस बात का जिक्र है कि मैं पिता के समान अपनी प्रजा की सेवा करूंगा। हान डायनेस्टी जो चीन की थी वहां पर भी इसका जिक्र मिलता है। हालिया वर्षों में अगर आ जाएं तो कम्युनिज्म का जब उभार होता है वहां भी इसका जिक्र यही मिलता है कि हमें लोगों के लिए काम करना है, जनहित के लिए काम करना है। उससे फिर जब पूंजीवाद की ओर ये विचार बढ़ता है तो पूंजीवाद के अंदर भी ये बात तय हो जाती है कि पूंजीवाद में भले ही मार्केट को फ्री एक्सेस मिले, लेकिन उसमें जो राज्य है उसको लोक कल्याणकारी राज्य बनने की ओर बढ़ना चाहिए। अर्थ क्या हुआ लोक कल्याणकारी का? मॉडर्न अर्थों में समझे तो राज्य कई सर्विसेज को, जिसमें बेसिक सर्विसेज शामिल हैं, सही कीमत पर खाद्य मिलना, एजुकेशन सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, इस प्रकार की तमाम सर्विसेज को मुहैया कराने की जिम्मेवारी स्टेट के पास आती है ताकि लोग इनके बल पर एक उचित जीवन यापन कर सकें और इसके ऊपर अपना कुछ बिल्ड अपॉन कर सकें। तो बेसिक चीजें मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार के पास जब आ जाए, उस राज्य को
हम लोक कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट कहते हैं। मोटा मोटी डेफिनेशन ये है। संपादकीय क्या कह रहा है कि सरकार को इस दायित्व को गंभीरता से निभाना होगा। सबसे अधिक ध्यान 3-4 बातें कही गई हैं। जॉब क्रिएशन पर देना होगा। भारत जैसी जनसंख्या जहां आज भी बहुत बड़ी संख्या में युवा मौजूद हैं, तो सरकार के लिए इसमें लोक कल्याणकारी की परिभाषा में एक और बात भारत के नजरिए से जुड़ जाती है कि आपको रोजगार मुहैया कराना होगा। दूसरा, जॉब के अलावा दूसरी बात क्या? एग्रीकल्चर। आपको खेती पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि भारत में आज भी लगभग आधे से अधिक आबादी खेती पर किसी न किसी रूप में निर्भर है। जैसे कि उसको कॉमर्शियली वायबल बनाना होगा, लोगों की, किसानों की आय इतनी हो सके कि केवल उस पूंजी पर वो निर्भर रह सकें। ऐसे हमें बदलाव करने होंगे। इसके अलावा जो अक्सर बातें कही जाती हैं, ये सारी बातें मोटी मोटी अक्सर ही कही जाती हैं कि गरीबी दूर करने के यही तरीके हैं, हम उनको दोहरा भर रहे हैं। लेकिन गरीबों की पहचान करने के बाद तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना होगा। हम अक्सर जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग की बात बार बार क्यों कही जाती है, क्योंकि किसानी जो है उसकी एक सीमा है, उसमें एक सीमा तक ही लोगों के लिए भरपूर आय हो सकती है। अगर बहुत ज्यादा लोग किसानी पर ही आश्रित हैं तो वो आय कम होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो अगर 100 रुपए पे 10 लोग आश्रित हैं तो सबको 10-10 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन उसी में अगर 50 लोग आश्रित हो गए तो सबको केवल 2-2 रुपए मिले, जो कि कम है। तो कोशिश क्या करना होगा कि किसानी से कुछ लोग निकलकर मैन्युफैक्चरिंग तक पहुंच जाएं। आप पूछेंगे मैन्युफैक्चरिंग तक क्यों? वैसे आप पूछेंगे नहीं, आपको मालूम ही होगा। लेकिन फिर भी मैन्युफैक्चरिंग तक क्यों, सीधे सर्विसिंग सेक्टर में क्यों ना जाए? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ये पहला स्टेप होता है जहां पर आप थोड़े कम कुशल भी हैं, आपको बहुत ज्यादा दूसरी भाषाओं का ज्ञान या तकनीकी ज्ञान नहीं भी है, तो आप उस रोजगार को प्राप्त करके अपनी आय बढ़ा सकते हैं। और फिर आने वाली पीढ़ियां तीसरे सेक्टर या आप खुद कुछ समय बाद सर्विस सेक्टर में शिफ्ट हो सकते हैं, जब आपके पास कुछ कुशलता आ जाती है श्रम के मामले को लेकर। तो उसमें इंजीनियरिंग उद्योग, इंजीनियरिंग से संबंधित उद्योग, आईटी उद्योग, ये सब शामिल हो जाता है सर्विसेज सेक्टर। तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान देना होगा, जहां पर मीनिंगफुल रोजगार मिल सके। और इन सब चीजों को लेकर केंद्र और राज्यों को मिलकर कोशिश करनी होगी। तो ये था आज का संपादकीय। हमने तमाम आंकड़े देखे, हमने ये भी देखा कि गरीबी को जानने के लिए तमाम कौन कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं, भारत के लिए कौन सा तरीका ज्यादा मुफीद है, इसका एक तर्क प्रस्तुत किया है मदन सबनवी साहब ने। आप इस तर्क को हो सकता है और सुधार कर सोच सके, या हो सकता है आज तक आपका जो तर्क था वो इससे कमतर रहा हो। ये हमें सोचने को मदद करता है ये संपादकीय। मिलते हैं कल एक नए संपादकीय के साथ, तब तक के लिए।